ये कहानी है एक छोटे से गांव रघुनाथपुर की। वैसे तो ये गांव छोटा सा था, मगर यहाँ के लोग बड़ी खुशी से रहते थे। इसी गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था रामधनी और दूसरे का नाम था श्यामधनी। रामधनी और श्यामधनी के पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे, मगर जाने से पहले उन्होंने अपने खेत को रामधनी और श्यामधनी में बराबर बराबर बांट दिया था, ताकि उनके जाने के बाद दोनों भाई खेती करके अपना परिवार चला सके। अरे वाह उर्मिला, सब्जी की खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। जल्दी जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो भाग्यवान। आज खेत में काम करते करते हालत खराब हो गया मेरा, और भूख तो इतनी जोड़ों की लगी है कि पूछो ही मत। हाँ, बनाई तो रही हूँ और हालत तो खराब होगा ही ना। आपके बाबूजी ने आपके साथ चालाकी जो कर दी, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। तुम कैसी बातें करती हो उर्मिला? और क्या जरूरत है अभी इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करने की? जो हो गया सो हो गया। बाबूजी ने कोई चालाकी नहीं की। आज उनकी ही वजह से मेरे पास जमीन है, जिस पर खेती करके मैं अपना और तुम्हारा पेट पाल रहा हूँ। मेरे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर बाबूजी ने चालाकी नहीं की तो बंटवारे में आपके भाई को उपजाऊ जमीन और आपको बंजर जमीन क्यों दे दी उन्होंने? हर साल आपको फसल उगाने में श्यामधनी भैया से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ऊपर से वो कम खाद और कम लागत में ही हमसे ज्यादा फसल उगा लेते हैं। हम बड़ी मुश्किल से अपने उगाए हुए अनाज से घर चलाते हैं। वहीं पर श्यामधनी भैया का अनाज इतना उगता है कि वह बाजार में भी अनाज बेचकर पैसे कमा लेते हैं। देखो उर्मिला, मैं पहले से थका हुआ हूँ। मैं अभी कोई बहस नहीं करना चाहता। भैया की किस्मत अच्छी है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे पास जो भी है उसके लिए हमें भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। रामधनी और श्यामधनी के बीच हुए खेत के बंटवारे को लेकर उर्मिला खुश नहीं थी। वह अक्सर रामधनी से इसकी शिकायत करती रहती थी। वहीं श्यामधनी का खेत काफी उपजाऊ था, जिसकी वजह से फसल बहुत अच्छी होती थी। हर साल की तरह इस साल भी हमारी फसल बहुत शानदार हुई है। एजी, सुनिए ना, इस बार फसल की बिक्री पर जब पैसे आएंगे तो मैं अपने लिए एक गुलाबी साड़ी खरीदूंगी। हाँ ठीक है भाग्यवान, खरीद लेना। और रही बात फसल की, भाई वो तो हमारी खेत ही ऐसी उपजाऊ है, मानो बीज की जगह पर मैं पैसे छिड़क दूं तो खेत में पैसे ही उगने लग जाएंगे। वो तो भला हो बाबूजी का, जिन्होंने बंटवारे में आपको उपजाऊ जमीन दे दी, और उनकी ही वजह से। एक मिनट सुनीता, शायद तुम भूल रही हो कि वह जमीन जो आज हमारी है, अगर बंटवारे के समय मैंने चालाकी नहीं की होती तो वह उपजाऊ जमीन का मालिक रामधनी होता और बंजर जमीन के मालिक हम होते। बाबूजी जानते थे कि रामधनी सीधा साधा और ईमानदार इंसान है। वह जानते थे कि रामधनी को ठगना बहुत आसान है, और इसीलिए उन्होंने उपजाऊ जमीन रामधनी को और बंजर जमीन मुझे दिया था। मगर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली सुनीता। मैंने ऐसा खेल खेला और ऐसा बेवकूफ बनाया कि वह मूर्ख रामधनी ने अपना उपजाऊ जमीन मुझे दे दिया और मेरा बंजर जमीन खुद रख लिया। कभी कभी तरस आती है बेचारे पे, मगर वो मूर्ख है ही इसी लायक। मगर आपको नहीं लगता कि आपने ये गलत किया? देखो सुनीता, मेरे किस्मत में वह जमीन था और मुझे मिल गया। मैं सही या गलत में विश्वास नहीं करता। जिसके भाग्य में जो लिखा है वह उसे मिलेगा ही, और मेरे भाग्य में ऐश ही ऐश लिखा है सुनीता। रामधनी जब भी अपने खेत की ओर जाता, बंजर और सूखापन देखकर अक्सर परेशान हो जाया करता था। खेत की ऐसी सूखी और बंजर हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि इस साल भी मुझे ज्यादा फसल मिलेगी। समझ नहीं आता कि आखिर मेरी ही जमीन में ऐसी समस्या क्यों है। इतने अच्छे किस्म के खाद और पानी देने के बावजूद भी फसल ठीक से आने का नाम ही नहीं ले रही। बाजार में बेचना तो दूर की बात है, लगता है इस साल भी बस अपने खाने लायक ही अनाज हो पाएगा। मैं खेत की तरफ गया था उर्मिला, मगर खेत की हालत देखकर मुझे लगता है हम इस बार भी अनाज बेच नहीं पाएंगे। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हर साल तो यही होता आया है।
खैर, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। रुको उर्मिला, मुझे लगता है बाहर कोई है, मैं देख कर आता हूँ। आइए साधु महाराज, हमारे इस झोपड़ी में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? बड़ी भूख लगी है। क्यों नहीं महाराज, आपको भोजन करवाना तो मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। कृपया आप मेरे साथ आइए। नहीं, मैं एक तपस्वी हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकता। क्या तुम मुझे यहीं कुछ अनाज दे सकते हो? क्यों नहीं महाराज। इतना कहकर रामधनी साधु महाराज को अनाज का एक थैला दे देता है। रामधनी का यह बर्ताव और उसकी ईमानदारी देखकर साधु बहुत खुश हो जाता है। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बच्चे, मगर मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक खेत है जो बहुत बंजर है और उसमें फसल भी बड़ी मुश्किल से होती है। जी महाराज, आपने सही सुना है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मगर ना जाने क्यों हर साल खेत बंजर ही रह जाती है। ठीक है, तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो बच्चा। तुम कल सुबह अपने खेत में जाना और फसल बोने के लिए खेत में जितनी खुदाई करते हो, तुम केवल उससे एक हाथ नीचे तक खुदाई करना। तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे फसल क्यों ठीक से नहीं आते। मगर ध्यान रहे, खुदाई एक हाथ नीचे तक करनी है। तो क्या अगर मैं एक हाथ नीचे तक खुदाई करके फसल लगाऊंगा तो फसल अच्छी होगी? इसका जवाब तुम्हें खुदाई करने के बाद मिल जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह होते ही रामधनी फावड़ा लेकर खेत की तरफ निकल पड़ता है। साधु ने जैसा बोला था, रामधनी उसी प्रकार से खुदाई शुरू कर देता है। अरे, ये किस तरह की आवाज थी? शायद जमीन के अंदर कोई धातु है। और साधु महाराज के कहने पर मैंने एक हाथ नीचे तक खुदाई भी कर दी है। एक दो फावड़ा और मारकर देखता हूँ कि आखिर इसमें है क्या। रामधनी जैसे ही अगला फावड़ा चलाता है, खेत में से सोने की सिक्के निकल जाते हैं। इतना सोना एक साथ देखकर वह हैरान रह जाता है। हे भगवान, इतना सारा सोना और वह भी मेरी खेत में, यह तो कमाल हो गया। उर्मिला को जब यह बताऊंगा तो वह बहुत खुश हो जाएगी। रामधनी घर जाकर उर्मिला को सारी बातें बताता है। इतना सारा सोना देखकर उर्मिला भी हैरान रह जाती है। हे प्रभु, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना एक साथ मैंने कभी नहीं देखा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सारा सोना हमारा है। वह बंजर जमीन। एक मिनट उर्मिला, अब मुझे समझ आया कि इतनी मेहनत और इतने अच्छे खाद डालने के बावजूद भी हमारी जमीन बंजर क्यों रह जाती थी। दरअसल जमीन के नीचे यह सोना दबा हुआ था, जिसके वजह से हमारे फसल ठीक से नहीं होते थे और हमें यह बात पता भी नहीं थी। हमें तो साधु महाराज का शुक्रिया करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हमें इतना धन मिला है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। अब हम भी आराम की जिंदगी बिताएंगे, क्योंकि अब ये सारा धन हमारा है। कुछ दिन बीत गए। रामधनी का रहन सहन अब पहले से बदल गया था। उसने एक बड़ा घर बना लिया था और साथ ही उसने 2 गायें भी खरीद लीं। इधर श्याम धनी को यह बात खाई जा रही थी कि आखिर खराब फसल होने के बावजूद भी रामधनी के पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसने तय किया कि वह चुपके से इस बात का पता लगाएगा कि रामधनी के पास आखिर इतने पैसे कहाँ से आ गए। यकीन नहीं होता उर्मिला, एक समय था जब मुझे उस बंजर जमीन में फसल उगाने में खून पसीना एक करना पड़ जाता था, और एक आज का समय है उसी बंजर जमीन की वजह से आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमें पता नहीं चलता कि उस बंजर जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है, तो हम आज भी सूखी रोटी ही तोड़ रहे होते। अच्छा, तो ये माजरा है। वही मैं सोचूं कि आखिर इनके पास अचानक से इतने पैसे कहां से आ गए। कोई बात नहीं,
हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी रामधनी। श्यामधनी को अब समझ आ गया था कि रामधनी को जमीन के नीचे से सोना मिला है। उसने यह सारी बातें अपनी पत्नी सुनीता को बता दी। ये तो उनकी किस्मत है जो उनके जमीन से सोना मिल गया। अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। सुनीता, लगता है तुम भूल गई हो कि बंटवारे में वह बंजर जमीन मुझे मिली थी और उपजाऊ जमीन रामधनी के हिस्से में गई थी, और इस हिसाब से उस बंजर जमीन से निकला हुआ सोना भी मेरा है और मैं अपना हक लेकर रहूंगा। श्यामधनी अपना हिस्सा मांगने रामधनी के घर जाता है। और बताओ रामधनी, कैसे हो? खेत वाली जमीन के नीचे मिले सोने से घर बनवा लिया, गाय खरीद ली और मुझे बताया भी नहीं। मैं तो बस आपको बताने ही वाला था भैया, मगर ये अगर मगर मत करो रामधनी। मुझे पता है तुम मुझसे यह राज छिपाना चाहते थे, मगर अब मैं सब कुछ जान गया हूं। तो अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। यह बात तू भी जानता है कि बंटवारे में बंजर जमीन मुझे मिली थी और उपजाऊ जमीन तुझे, और इस हिसाब से उस सोने पर मेरा अधिकार है, तेरा नहीं। मानता हूं वो जमीन आपकी थी, पर आपने पहले तो कभी उस जमीन पर अपना हक नहीं जताया, फिर आज क्यों जता रहे हैं? मेरा हक है इसलिए जता रहा हूं, और मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आया। बस मुझे वह सोना दे दो जो तुमने खुदाई करके उस जमीन से निकाली है। श्यामधनी बहुत कोशिश करता है, पर रामधनी से सोना लेने में असमर्थ रह जाता है। रामधनी ने सोना देने से मना कर दिया। लगता है अब ऐसे बात नहीं बनेगी। घी जब सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अगले दिन जब घर में कोई भी नहीं था, श्यामधनी चुपके से रामधनी के घर से सोने की बोरी चुरा लेता है। रामधनी को जब पता चलता है कि उसके घर से सोने की बोरी चोरी हो गई है, उसे ये समझते देर नहीं लगती कि इन सब के पीछे श्यामधनी का ही हाथ है। मुझे पता है इन सब के पीछे भैया का हाथ है। वह ऐसी हरकत करेंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो अब हम क्या करेंगे जी? तुम चिंता मत करो उर्मिला, मैं सुबह होते ही मुखिया जी को बुलाऊंगा और उनसे इसकी शिकायत करूंगा। सुबह होते रामधनी मुखिया जी को बुलाता है। रामधनी और श्यामधनी दोनों ही अपनी अपनी बातें मुखिया जी के सामने रखते हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने बस अपने हिस्से का सोना लिया है क्योंकि उस पर मेरा हक है। लेकिन मुखिया जी, वह सोना मैंने खुदाई करके निकाला है, इस हिसाब से सोने पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मुखिया जी थोड़ी देर सोचने के बाद, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मैंने अपना फैसला कर लिया है। श्यामधनी, माना कि वह बंजर जमीन तुम्हारे हिस्से की थी, मगर तुमने ही चालाकी से उस जमीन को रामधनी को दे दिया था। तुमने ना ही कभी उस जमीन में फसल उगाई और ना ही तुमने कभी रामधनी की मदद की। तुम रामधनी को उसके हाल पर छोड़कर अपनी जिंदगी मौज से काट रहे थे। जब रामधनी अपनी बंजर खेत में खून पसीना बहा रहा था, तब तुमने हक नहीं जताया। तो आज जब उस जमीन से सोना निकला है, तब भी तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं। और मेरा फैसला है कि तुम सारा सोना रामधनी को लौटाओगे और सोने का असली मालिक सिर्फ और सिर्फ रामधनी होगा, जिसका मेहनत उसी की किस्मत। मुखिया जी के फैसले के बाद श्यामधनी सारा सोना रामधनी को लौटा देता है। गांव में जिन किसानों के खेत बंजर थे, रामधनी अपने पैसों से उन सभी किसानों की मदद करता है।